नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। हमारे संविधान में संसद की व्यवस्था की गई है। संविधान के मुताबिक संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। भारतीय संसद लोकतंत्र की मजबूत इमारत है। दरअसल संसद में कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे कार्यपालिका का नियंत्रण, सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियों पर विचार विमर्श और कानून बनाना। बात जब कानून बनाने की आती है तो इसके लिए विधेयक पेश किए जाते हैं और ये विधेयक तभी कानून का रूप ले पाते हैं जब संसद के दोनों सदनों की सहमति के बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी दे दें। पर कभी कभी कुछ बेहद महत्वपूर्ण विधेयक संसद के किसी भी एक सदन में लंबे समय तक विचाराधीन रह जाते हैं या दोनों सदनों में विधेयक पर असहमति की वजह से उन पर फैसला नहीं लिया जा पाता। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे संविधान में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। जब कभी दोनों सदनों में किसी विधेयक के पारित होने को लेकर गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है, तब राष्ट्रपति की ओर से उस गतिरोध को दूर करने और विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक के लिए अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें विधेयक को पारित कराया जाता है। भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब संसद में अटके विधेयकों को पास कराने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई हो। आज विशेष में हम बात करेंगे संयुक्त बैठक और राष्ट्रपति के अभिभाषण की। समझेंगे विधेयकों पर गतिरोध की स्थिति में कैसे संयुक्त बैठक कार्य करती है। साथ ही साथ बात करेंगे अभी तक हुई संयुक्त बैठकों के इतिहास पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही हर साल संसद के पहले सत्र की शुरुआत होती है। इसके अलावा लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। दरअसल हमारे संविधान में राष्ट्रपति के अभिभाषण की व्यवस्था है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संसद की संरचना राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर होती है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारी संसदीय प्रक्रिया का खास हिस्सा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण की भारतीय संसद प्रक्रिया में बेहद ही खास जगह है। संसद भारतीय संघ की सर्वोच्च विधायिका है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्यवस्था की गई है। इसके मुताबिक संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस तरह से राष्ट्रपति संसद का एक संघटक अंग है। संविधान के अनुच्छेद 86 और 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरू होने पर और हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और संसद को उसे बुलाए जाने के कारणों से अवगत कराएंगे। हर वर्ष संसद के पहले सत्र को ही बजट सत्र कहा जाता है, यानी बजट सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इसके बाद लोकसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 87 में जिस अभिभाषण का जिक्र है उसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। प्रेसिडेंट एड्रेस के बारे में संविधान में लिखा आर्टिकल 86, आर्टिकल 87 में ये प्रावधान है कि 87 में जब भी नई लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसका पहला सेशन, और हर साल जो पहला सेशन हो उसमें प्रेसिडेंट शल, मतलब ये उनको करना जरूरी है, he shall address the members of both the houses assembled in the central hall। वो दोनों हाउसेस के मेंबर जो सेंट्रल हॉल में आते हैं उनको अभिभाषण देते हैं। संविधान में एक और स्थिति का जिक्र किया गया है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संसद के किसी एक सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण हो सकता है।
इसका प्रावधान अनुच्छेद 86 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेंगे। इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगे। हालांकि संविधान की शुरुआत से अब तक राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 86 के तहत संसद की किसी एक सभा में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण नहीं किया है। आर्टिकल 87 के अंदर एक और आर्टिकल है 86, इसमें है प्रेसिडेंट में डिलीवर एन एड्रेस, चाहे अकेले हाउस को चाहे दोनों हाउसेस को मिला के जब भी वो करना चाहे तो वो कर सकता है। आज तक संविधान बनने के बाद इस आर्टिकल के अंडर कभी भी राष्ट्रपति जी ने एड्रेस नहीं किया, न एक हाउस को न दोनों हाउस को। तो जितने भी एड्रेसेस हुए हैं वो आर्टिकल 87 के अंडर हुए हैं। अमूमन हम जिस राष्ट्रपति अभिभाषण का जिक्र करते हैं वो अनुच्छेद 87 के तहत है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय वस्तु क्या रहती है। इसमें सरकार की नीतियों का विवरण होता है, इसलिए अभिभाषण का प्रारूप सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, जो इसकी विषय वस्तु के लिए उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पिछले वर्ष की सरकार के कार्यकलापों और उपलब्धियों का जिक्र होता है। इसमें महत्वपूर्ण आंतरिक और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में सरकार की ओर से अपनाई जाने वाली नीतियों की भी झलक होती है। इसमें उन विधायी कार्यों का भी उल्लेख होता है जिन्हें उस वर्ष के दौरान होने वाले सत्रों में संसद में लाने का विचार होता है। अब ये प्रेसिडेंट एड्रेस जो होता है ये गवर्नमेंट एड्रेस है, गवर्नमेंट ही इसको बनाती है और राष्ट्रपति जी आके इसको पढ़ते हैं। इस एड्रेस में ये बताना होता है कि हमने गत वर्ष में क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं, हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है, इंटरनल इंटरनेशनल सिचुएशंस के ऊपर हमारी राय क्या है और लेजिस्लेशन आगे हम क्या करने जा रहे हैं। ये एक प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है जो ज़रूरी करना होता है। लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की दशा में राष्ट्रपति सदस्यों के शपथ लेने और अध्यक्ष के चुने जाने के बाद एक साथ संविधान संसद की दोनों सभाओं में अभिभाषण करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण तक कोई अन्य कार्य नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अधीन एक गरिमापूर्ण और औपचारिक प्रक्रिया है। अभिभाषण के सिलसिले में कुछ औपचारिकताओं का भी पालन किया जाता है। दोनों सभाओं के सदस्य संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के आगमन से कम 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अभिभाषण के दौरान केंद्रीय कक्ष से बाहर नहीं जाएं। राष्ट्रपति राजकीय बग्घी या कार में बैठकर संसद भवन में पहुंचते हैं और द्वार पर राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सदनों के महासचिव उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में जाते हैं। राष्ट्रपति के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करने पर मार्शल राष्ट्रपति के आगमन की घोषणा करता है। राष्ट्रपति के स्थान ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय गान की धुन बजाई जाती है। फिर राष्ट्रपति हिंदी या अंग्रेजी में अभिभाषण करते हैं। इसके बाद अभिभाषण का रूपांतरण राज्यसभा के सभापति के द्वारा पढ़ा जाता है। जैसे ही सेंट्रल हॉल में प्रोसेशन अंदर आता है तो जो मार्शल होते हैं वो अनाउंस करते हैं प्रेसिडेंट साहब के अराइवल के बारे में। जैसे ही वो अराइवल अनाउंस करते हैं तो गैलरी में ऊपर 2 ट्रम्पेटर्स होते हैं जो ट्रम्पेट बजा के उनका स्वागत करते हैं राष्ट्रपति जी के अंदर आने का। और सारे जितने भी मेंबर्स हैं जो पहले से ही वहाँ एकत्रित हुए होते हैं वो खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण को सभा की कार्यवाही का अंग बनाने और उसमें शामिल करने के लिए अभिभाषण की समाप्ति के आधे घंटे के बाद दोनों सभाओं में अभिभाषण की एक प्रति महासचिव सभा पटल पर रखते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में इससे जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को दोनों सदनों से मंजूर किया जाता है।
धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखते हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए यह सरकार की उपलब्धियां गिनाने का मौका होता है, वहीं विपक्षी दल के सांसद सरकार की नीतियों में खामियां गिनाने के लिए अपने तर्क रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। जब भी देश में कोई नया कानून बनाने और उसे लागू करने की बात होती है तो संसद के दोनों सदनों की सहमति के साथ ही उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जब विधेयक पर दोनों सदनों में सहमति नहीं बन पाती। ऐसे में गतिरोध को दूर करने और विधेयक को पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं विधेयकों पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक को लेकर क्या प्रावधान है। कोई भी सामान्य विधेयक तभी कानून का रूप ले सकता है जब संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा संशोधन सहित या बिना संशोधन के उस पर सहमत हों। यदि लोकसभा या राज्यसभा सदन में पेश विधेयक के उपबंधों पर या किसी एक सदन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो दोनों सदनों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 108 के मुताबिक किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध पैदा होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसके मुताबिक यदि किसी विधेयक को एक सदन ने पारित कर दिया हो लेकिन दूसरा सदन उसे मानने से इनकार कर दे या विधेयक में किए गए संशोधन के बारे में दोनों सदन असहमत हो, इसके अलावा एक सदन द्वारा विधेयक पारित होने के बाद दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने से ज्यादा समय तक अपने पास रख ले, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की ओर से अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगर लोकसभा के विघटन के चलते विधेयक समाप्त हो गया हो तो राष्ट्रपति की ओर से संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी हो तो लोकसभा के विघटन से संयुक्त बैठक में कोई बाधा नहीं आएगी। संविधान की धारा 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन किया गया है और ज्वाइंट सिटिंग के 3 कारण हो सकते हैं। अगर एक सदन ने एक बिल पास कर दिया है और दूसरा सदन उसको रिजेक्ट कर देता है या कुछ उसके जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं वो दूसरा सदन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है या दूसरे सदन को किया बिल जो भेजा जाता है वो उसको 6 महीने के अंदर अंदर पास नहीं करता है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। धन विधेयक को पारित करने की शक्ति पूरी तरह से लोकसभा को है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश होता है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिर्फ अपनी सिफारिशें दे सकता है। सिफारिशों को मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर है। अगर धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा 14 दिन के भीतर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो विधेयक संसद से पारित माना जाता है। इसी तरह संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू नहीं होता। अनुच्छेद 368(2) में संविधान संशोधन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया का जिक्र है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कुछ संविधान संशोधन ऐसे भी होते हैं जिन्हें पारित कराने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल से मंजूरी लेनी होती है। अगर वो मनी बिल है तो जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी, क्योंकि मनी बिल में लोकसभा के पास ही पावर है, राज्यसभा के पास तो पावर है नहीं। तो राज्यसभा अगर रिजेक्ट कर भी दे तो भी बिल सीधे राष्ट्रपति जी को असेंट के लिए भेजा जा सकता है। इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उसके प्रोविजन अलग आर्टिकल 368 में हैं, 2/3 मेजॉरिटी वगैरह के साथ पास करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग हाउसेस की नहीं होती। बाकी जो दूसरे कोई भी बिल हो जहां गतिरोध होगा उसको जॉइंट सिटिंग में पास किया जाता है। सामान्य विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक के लिए संविधान में एक खास प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। इससे जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 118 में है। संयुक्त बैठक पर लोकसभा की प्रक्रिया के नियम लागू होते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं, और यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करता है। अगर राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थिति सदस्य अध्यक्ष तय करते हैं। आर्टिकल 118(3) के अंदर रूल बनाने का पावर है, उसमें रूल बनाए गए हैं और ज्वाइंट सेशन जब बुलाया जाता है उसको जनरली जो स्पीकर लोकसभा होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं, और अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो जो डिप्टी स्पीकर हैं वो करते हैं, और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो जो डिप्टी चेयरमैन हैं राज्यसभा के वो उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। अगर ये तीनों भी नहीं हैं तो फिर ज्वाइंट सिटिंग में व्यवस्था इस बात की है कि वो किसी एक सदस्य को प्रिसाइड करने के लिए जो है चुन सकते हैं। संयुक्त बैठक के दौरान विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के लिए कुछ प्रावधान भी हैं। अगर एक सदन से पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार करता है या वापस नहीं लौटाता है तो संयुक्त बैठक में सिर्फ ऐसे संशोधनों पर विचार होता है जिन पर दोनों सदन में मतभेद है। इसके अलावा अगर दूसरे सदन में किए गए संशोधन से पहला सदन सहमत नहीं है तो विधेयक के पारित होने में देरी के चलते आवश्यक संशोधन और उस विषय से जुड़े अन्य संशोधनों पर चर्चा होगी जिस पर दोनों सदन असहमत हों। ज्वाइंट सेशन के लिए जो उसका कोरम है वो 10% जो सदस्य होते हैं, दोनों हाउसेज की जितनी स्ट्रेंथ होती है उसके जो 10% सदस्य हैं वो उसका कोरम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और बाय सिंपल मेजॉरिटी जो बिल है उसको पास किया जा सकता है। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से निर्णय लिया जाता है और विधेयक को दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के संसदीय इतिहास में कई बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई जिसमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। ऐसे विधेयक जो राज्यसभा या लोकसभा से पारित नहीं हो सके और वो देश के विकास के लिए बेहद जरूरी थे, उन्हें पारित कराने के लिए संविधान में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाकर पास कराने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत सरकार ने कई बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के जरिए बिल पास करवाया है। आइए जानते हैं अब तक हुए संसद की संयुक्त बैठकों के इतिहास के बारे में। संसदीय इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब कुछ महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा में नहीं पारित हो सके। ये वो विधेयक थे जो धन विधेयक नहीं थे और लंबे समय से अटके हुए थे। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान में है, जिसे अनुच्छेद 108 के नाम से जाना जाता है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी कानून या विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए पारित कराया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक केवल 3 बार दोनों सदनों के गतिरोध की वजह से अटके विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई है। दहेज प्रतिबंध विधेयक, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक और आतंकवाद निवारक विधेयक, पोटा जैसे बिल संयुक्त बैठक के जरिए ही पारित कराए गए। अब तक 3 ऐसे विषय आए हैं जिनके ऊपर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहला था 1961 में, जब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो कंसिडर किया गया था। उसके बाद में एक बैंकिंग सर्विस कमीशन का रिपील बिल आया था 1978 में, उसके ऊपर भी ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। और तीसरा जो है एक कॉमनली नोन एज पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ये 2002 में आया था। इसके ऊपर भी ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था क्योंकि दोनों सदनों में उस पर सहमति नहीं बन रही थी। एक सदन से बिल पास हो गया, दूसरे सदन पे उस पर सहमति नहीं बन रही थी, तो इन बिलों को जो है ज्वाइंट सेशन में बुला के पास कराया गया। संसदीय इतिहास में संयुक्त बैठक सबसे पहले 6 मई 1961 को दहेज प्रतिबंध विधेयक को पास कराने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने बुलाया था। लोकसभा में 1959 में तत्कालीन सरकार ने दहेज निरोधक कानून का प्रस्ताव रखा, जिसे विवादों के कारण दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के हवाले कर दिया गया। इस समिति ने कानून के प्रावधानों में कुछ संशोधन सुझाए, जिनको लेकर दोनों सदनों में मतभेद बना रहा। इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार ने अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति से संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अनुरोध किया और 9 मई 1961 को एक और बैठक हुई।
कुछ संशोधन के साथ दहेज निरोधक विधेयक पारित हुआ। इस तरह दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ देश ने सख्त कानून बनाया, जो समाज के लिए बेहद जरूरी था। 3 दफा आज तक संयुक्त बैठक हो चुकी है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस टू पास ए बिल। पहली दफ़ा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के ऊपर हुई थी, बिल के ऊपर एक्ट बनाने के लिए 61 में। फिर 78 में हुई थी बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल, उस बिल को रिपील करना था, तब हुई थी। और तीसरी दफ़ा मेरा सौभाग्य था, मैं उस वक़्त महासचिव था, तो तब 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पास करने के लिए हुई थी। और इन तीनों में उस वक़्त जो उस समय के अध्यक्ष थे बाल योगी जी, उनका देहांत हो गया था, तो पीएम सईद साहब जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने स्पीकर की जगह पे प्रिजाइड किया था इसको। सेक्रेटेरिएट लोकसभा सेक्रेटेरिएट में हमने प्रोवाइड किया था। दूसरी बार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने संयुक्त बैठक के लिए राष्ट्रपति से निवेदन किया। 1977 में राज्यसभा ने बैंकिंग आयोग विधेयक को नामंजूर कर दिया, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी थी। 16 मई 1978 में संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई, जहां बैंकिंग आयोग विधेयक को कुछ संशोधनों के बाद पारित कर दिया गया। इस कानून के जरिए देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तीसरी बार 26 मार्च 2002 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन उस समय किया गया जब लोकसभा द्वारा आतंकवाद निरोधी अध्यादेश यानी पोटो की जगह लेने के लिए पारित किए गए आतंकवाद निरोधी विधेयक पोटा 2002 को राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया था। इस बैठक का आयोजन आतंकवाद निरोधी विधेयक 2002 पर विचार विमर्श और मतदान करने के उद्देश्य से किया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान विधेयक को पारित कर दिया गया। पोटा के तहत ऐसी कोई भी कार्रवाई जिसमें हथियारों या विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ हो अथवा जिसमें किसी की मौत हो जाए या कोई घायल हो जाए, वो आतंकवादी कार्रवाई मानी जाएगी। बिल राज्यसभा में अटके थे, क्योंकि लोकसभा में अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो बिल पास नहीं होंगे, गवर्नमेंट फॉल भी कर सकती है। क्योंकि राज्यसभा में मेजॉरिटी ना होने से गवर्नमेंट फॉल नहीं करती, तो इसलिए अगर वहाँ बिल अटक जाते हैं तो मनी बिल हैं तो उनके पास पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल है तो उनके पास पावर नहीं है, और अगर कोई दूसरा बिल अटकता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। तो गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी में है उसको कहीं रोक ना आए, संविधान में इसका ख्याल रखा गया है। तो तीनों के तीनों बिल राज्यसभा में अटके थे। इसके अलावा कुछ खास मौकों पर संसद की संयुक्त बैठक मध्य रात्रि में बुलाई गई। भारत की आज़ादी के बाद 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर मध्य रात्रि संयुक्त बैठक बुलाकर ऐतिहासिक दिन को मनाया गया। दूसरी बार 1997 में भारत की आज़ादी के 50वीं सालगिरह पर मध्य रात्रि संयुक्त बैठक बुलाई गई। और तीसरी बार सरकार ने 30 जून 2017 को जीएसटी लॉन्चिंग कार्यक्रम के लिए मध्य रात्रि में संयुक्त बैठक बुलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।